फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम लोग समझेंगे ग्रीनलैंड और पैनामा कैनल के बारे में और समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है ये दोनों जगह के लिए, क्योंकि ग्रीनलैंड जानते हो डेनमार्क के अंदर आता है और पैनामा कैनल भी जानते हो कि पैनामा के अंदर आता है। तो क्या यूएस का हिस्ट्री जुड़ा हुआ है ये दोनों कंट्रीज से, और इनफैक्ट इतना ही नहीं, वो तो कनाडा को भी बोल ही दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि आ जाओ यूएस का हिस्सा हो जाओ। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं, भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला हो तो इससे हम लोग को फ़ायदा ये होता है कि हम लोग थोड़ा हिस्ट्री जान लें कि ग्रीनलैंड है क्या, पैनामा कैनल है क्या, कैसे बना है ये सब चीज़। हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन GS2। तो समझते हैं बच्चे लोग। फिगर देखो, फिगर देख के ही बहुत कुछ समझ जाओगे तुम लोग कि ग्रीनलैंड नज़र आ रहा होगा। हाँ, उसमें जूम करो, ग्रीनलैंड नज़र आ रहा होगा, आइसलैंड नज़र आ रहा होगा, फारो आइलैंड नज़र आ रहा होगा, नॉर्वे नज़र आ रहा होगा, डेनमार्क नज़र आ रहा होगा, स्वीडन नज़र आ रहा होगा, आइलैंड भी नज़र आ रहा होगा, फिनलैंड भी नज़र आ रहा होगा। तो ये जो तुम देख रहे हो बच्चे लोग, ये जो आइलैंड्स है वो फिनलैंड के सॉवरेनिटी के अंदर आता है। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। और जो फरो आइलैंड है और जो ग्रीनलैंड देखते हो ये डेनमार्क के अंदर आता है। तो डेनमार्क तो जो गवर्नमेंट है वो डेनमार्क को तो कंट्रोल कर ही रहा है, साथ साथ वो फैरो आइलैंड को भी कंट्रोल कर रहा है और साथ साथ वो ग्रीनलैंड को भी कंट्रोल कर रहा है। जहाँ तक सवाल है ग्रीनलैंड कंट्रोल का, ये लगभग 2 सेंचुरी से 200 साल से ग्रीनलैंड को कंट्रोल किया है तुम्हारा डेनमार्क ने। मगर क्या ये कंटिन्यूएशन मेंटेन रहा है? तो ऐसा नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जब नाजी ने डेनमार्क पे कंट्रोल कर दिया था तो कुछ वक्त के लिए यूएस ने ग्रीनलैंड को राज किया है, कुछ वक्त के लिए डेनमार्क के बिहाफ में कह सकते हो। हमारा जैसे ही नाजीज़म खत्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तो फिर से स्टेटस को मेंटेन हो गया, ग्रीनलैंड को फिर से वापस करना पड़ा, किसको? डेनमार्क को। तो देखो हाईली इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैसे कैसे हुआ है। अब देखो यहाँ पे देखो, तो चूंकि डेनमार्क जानते हो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, सही बात है ना, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है डेनमार्क कंट्री में बोल रहा हूँ, ठीक है, जिसका सॉवरेनिटी के साथ है, जो डेनमार्क कंट्री है। अब देखो जितना भी हम बताए हैं बच्चों, आइसलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, आइसलैंड का एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो जितने भी कंट्री देख रहे हो, आइसलैंड है, ठीक है, ग्रीनलैंड और फैरो तो डेनमार्क के अंदर ही हो गया, नॉर्वे है, हाँ, स्वीडन है, फिनलैंड, इसी कंट्री को नॉर्डिक कंट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्डिक कंट्री भी, क्योंकि नॉर्डिक कंट्री का मतलब क्या है कि कल्चर सब लगभग सेम ही है इन लोग का, ठीक है, नॉर्डिक कंट्री। और यही नॉर्डिक कंट्री में स्कैंडिनेवियन कंट्री भी है। नॉर्डिक कंट्री बड़ा टर्म्स है। स्कैंडिनेवियन कंट्री देखोगे, नेक्स्ट पेज देखो, तो उसमें तुम्हारा ये आएगा नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। हम लोग गलती से क्या बोल जाते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में हम लोग फिनलैंड को भी ऐड कर देते हैं, वो फिनलैंड नहीं है। यदि फिनलैंड को ऐड करना है तो यू हैव टू से नॉर्डिक कंट्रीज, क्योंकि स्कैंडिनेवियन कंट्री में 3 ही कंट्री आता है, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। और कहो कि क्या रीजन है, तो इसका जो सोशियो कल्चरल जो एथनिक टाइज है, कह सकते हो कल्चर बहुत ही कॉमन है, इसलिए इसको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं हम, समझे ना। अच्छा, ऊपर चलो और समझो बात को। अच्छा, इस फिगर को देख के एक बात बड़ा क्लियर हो रहा होगा कि यूरोप कहाँ है, ग्रीनलैंड कहाँ है। ग्रीनलैंड दूर है ना यूरोप से, और जबकि ग्रीनलैंड देखोगे ठीक से तो 70% तो आर्कटिक सर्कल में ही आता है, वो 70% ग्रीनलैंड। और दूसरी बात ये है कि वो नॉर्दर्न अमेरिका से ज़्यादा क्लोज है, यानी कि यूएसए के ज़्यादा नज़दीक है, वो नॉर्दर्न अमेरिका ज़्यादा क्लोज है। तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि या तो हम खरीद के या तो हम मिलिट्री से ले लेंगे इसको, ग्रीनलैंड को। डायरेक्ट धमका दिया कि या तो हमको पैसा से दे दो और नहीं तो हम मिलिट्री, हमारा मिलिट्री बेस तो है ही, वहाँ सेकंड वर्ल्ड वॉर में मिलिट्री बेस बनाया था, उसका अपना एयरफोर्स बहुत बनाया हुआ है, वहाँ तगड़ा बना हुआ। देखो ना, ये बहुत हाईली इंटरेस्टिंग है। देखो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, पॉपुलेशन देखो मात्र 57,000 है, और जानते हो कि ऑटोनॉमस टेरिटरी है जो कंट्रोल करके रखा है डेनमार्क ने, और लगभग 2 सेंचुरी 200 साल से लगभग करके रखा है, समझे ना। हाँ, इसका अपना भी पार्लियामेंट है इसका ग्रीनलैंड का, मगर जो अपना जो पार्लियामेंट है वो केवल डोमेस्टिक अफेयर्स को ही देखता है। जैसे एग्जांपल देखो, बिजनेस टैक्सेस, हाँ, टैक्सेस से लेके इमिग्रेशन, माइनिंग, ये तुम्हारा अपना घरेलू पार्लियामेंट देखता है। मगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉलिसी रहेगा, जैसे एग्जांपल फॉरेन पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, मिलिट्री पॉलिसी, ये जो डिक्टेट करता है वो डेनमार्क डिक्टेट करता है। तो यहाँ पे ऑटोनोमस है, मगर वो डोमेस्टिक पॉलिसी के लिए ऑटोनोमस है, जो पार्लियामेंट तुम्हारा ग्रीनलैंड के अंदर है। हाँ, ये अलग बात है कि बच्चे लोग, जो ग्रीनलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है, ग्रीनलैंड का भी अपना प्राइम मिनिस्टर होगा ना, वो भी बहुत दिन से डिमांड कर रहा है कि हमको ऑटोनोमस चाहिए, हमको एक कंट्री चाहिए। बात समझे? तो यहाँ पे देखो तीनों का अलग है। डेनमार्क कभी छोड़ना नहीं चाहेगा, कौन छोड़ना चाहेगा अपना कंट्री, ठीक है, डेनमार्क कभी छोड़ना नहीं चाहेगा। और ग्रीनलैंड का जो PM है
जो डोमेस्टिक पॉलिसी जो तय करता है वो भी बोल रहा है कि हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि हमको चाहिए। तो यहाँ पे तुमको तीनों नज़र आएगा, तीनों सिनेरियो नज़र आएगा। देखो तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो बन गए हैं, हाँ वो क्या कह रहे हैं, या तो भाई मिलिट्री फोर्स से ले लेंगे, नहीं तो हमको बेच दो, हाँ, और टू बाय द वर्ल्ड लार्जेस्ट, या तो हमको बेच दो, हम खरीद लेंगे, और नहीं तो हम मिलिट्री कोऑर्डिनेशन से भी ले लेंगे इसको। तो ग्रीनलैंड और फारो आइलैंड जानते हो ना, ये तुम्हारा डेनमार्क के अंदर आता है, वी हैव सीन। आगे देखो, हाँ तो थोड़ा ग्रीनलैंड का हिस्ट्री देख लो। सेकेंड वर्ल्ड वार क्या किस तरह संबंधित है। सेकेंड वर्ल्ड वार जानते हो ना बच्चे लोग, सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, 1939 से लेकर 1945 तक, है ना। तो यूएस ने ब्रीफ पीरियड के लिए इस एरिया को ऑक्युपाई किया था और डेनमार्क के लिए डिफेंड किया था, क्योंकि उस समय डेनमार्क का स्थिति बहुत खराब था। डेनमार्क में पूरा कंट्रोल कर दिया था नाजी जर्मनी ने, तो जर्मनी खुद चला गया। तो इसके लिए क्या किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ग्रीनलैंड को कंट्रोल करके रख दिया था डेनमार्क के बिहाफ। बात समझे। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो ग्रीनलैंड है वो ज़्यादा क्लोज है यूएस का, क्योंकि आखिर वो नॉर्दर्न अमेरिकन कंटिनेंट के बगल में है ना। वो यूरोप कहाँ है, वो नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट के बगल में है। और दूसरी बात है कि आर्टिक सर्कल का 70% तो तुम्हारा ग्रीनलैंड में है वो, तो यूरोप का किसी भी एंगल से नहीं बैठेगा वो नॉर्दर्न, हाँ, नॉर्थ अमेरिका का जो कंटिनेंट उससे बहुत नज़दीक है ग्रीनलैंड। तो वही बोल रहा है कि ये ज़्यादा जो ग्रीनलैंड है वो ज़्यादा क्लोजर है यूएस से एज कम्पेयर टू डेनमार्क। एंड जोग्राफिकली देखोगे तो वो नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट का ही हिस्सा है, ये भी हम जानते हैं। ये अलग बात है कि बहुत दिन से ही, है ना, वो यूरोप का यानी कि डेनमार्क का हिस्सा रहा है 2 सेंचुरी से ही। अब देखो यूएस 1946 में जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, हिरोशिमा नागासाकी सब खत्म हो गया ना, ये सब जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, तो उस समय यूएसए ने प्रपोज भी किया था कि हमको दे दो, इसको हमको बेच दो। मगर डेनमार्क ने स्टेट अवे रिफ्यूज़ कर दिया, नो नो ये मेरा, हम नहीं देंगे इसको, तो इतना लंबा समय से हमारा कि हम कैसे दे देंगे तुमको। बात समझ गए। अब यहाँ वही बोला कि डेनमार्क ने रिजेक्ट कर दिया इस ऑफर को, यूएस का ऑफर को। और उसके बाद से लेके समझे अभी तक वो क्या है, ग्रीनलैंड इस डेनमार्क का ही हिस्सा है, समझे। हाँ, ये अलग बात है कि यूएसए रन्स एंड ऑपरेट्स एयर बेस, अपना उसका मिलिट्री बेस है वहाँ पे, समझ गए ना। एंड रिसेंट टाइम्स में डेनमार्क में भी वहाँ का पीएम जो ग्रीनलैंड का जो पीएम है वो भी बोल रहा है कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें ये कॉलोनिज्म वाला चीज़ नहीं चाहिए, हम कॉलोनी अब नहीं रह सकते हैं, हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, समझ गए ना। और दूसरा देखो फिगर देखो ना बच्चे लोग, फिगर देखने में तुमको पता चलेगा कि ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, तुम्हारा ऊपर का लाइन क्या है, आर्टिक सर्कल है। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ कि 70% ग्रीनलैंड क्या है, तुम्हारा आर्टिक सर्कल का हिस्सा है। तो तुम्हारे मन में होना चाहिए ना कि आखिर ग्रीनलैंड पे इतना सवाल क्यों उठ रहा है, आखिर ग्रीनलैंड क्यों न्यूज़ में आया है। बच्चे लोग याद करो, जो आर्टिक सर्कल है वो बहुत सारे चीज़ के लिए जाना जाता है। अभी देखो चाइना और रसिया, नॉर्थ सी रूट याद है तुम लोग को ना, हाँ, वो एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आइस पिघल गया है, तो रास्ता ऊपर बन रहा है तुम्हारा एक्सप्लोरेशन के लिए, मिनरल्स के लिए, समझे, मिनरल्स के लिए। और ग्रीनलैंड भी बिल्कुल आर्टिक सर्कल का हिस्सा है। इनफैक्ट ग्रीनलैंड तो बहुत ही रिच है। कैसे रिच है तो पढ़ो आप, समझो यहाँ पे, वाई इज मच इंटरेस्ट ऑन ग्रीनलैंड, क्यों ग्रीनलैंड पे इतना बात हो रहा है, क्या कारण है ग्रीनलैंड। तो यहाँ पे समझो, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो ग्लेशियर और आइस शीट है आर्टिक सी का, वो मेल्ट हो रहे हैं, सही बात है। और इसे क्या है कि न्यू शिपिंग रूट्स वहाँ पे ऑटोमेटिकली खुद ही जनरेट हो रहे हैं, लोग कुछ कर नहीं रहा है, अपने आप जनरेट हो रहा है। आइस पिघल रहा है तो एक नया रूट बन रहा है। अदरवाइज यहाँ गाड़ी ले जाना कितना मुश्किल है, आइस ब्रेकर वाला जहाज आता था ना, और कितना एफर्ट डालना पड़ता, बिल्कुल रसिया भी चला रहा था। तो अब चूंकि नेचुरल रीजन से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के वजह से न्यू शिपिंग रूट्स खुद ही क्रिएट हो रहे हैं, तो इससे ट्रेड बढ़ेगा। और दूसरी बात है कि रसिया और चाइना ऑलरेडी बताओ न्यू ट्रेडिंग रूट्स तुम्हारा बना लिया आर्टिक वाटर्स में। तो अब चाइना को भी काउंटर करने के लिए, सॉरी यूएस को भी काउंटर करने के लिए चाहिए ना, बिल्कुल। तो देखो 2024 में, नवंबर 2024 में चाइना और रसिया ने देखो एक सब कमेटी भी बनाया था नॉर्दर्न सी रूट के कॉपरेशन के लिए। और देखो जो फैला हुआ है, देख सकते हो, बैरेंट सी से लेके बेरिंग स्ट्रेट, देख पा रहे हो ना, लगभग 5600 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसके लिए एक कमेटी बनाया गया है। तो जिस हिसाब से रसिया चाइना का कॉपरेशन हो रहा है इस रीजन में, है ना, तो इसलिए यूएसए चाहता है कि हमारा एज हो, हाँ, इसलिए हमारा ग्रीनलैंड हमारा हो जाएगा, तो अच्छा खासा जो स्ट्रेटेजिक वाटर है, अच्छा खासा जो मिनरल्स होने का चांस है यहाँ पे, हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे और इस तरह रसिया और चाइना को बढ़िया से काउंटर कर पाएंगे। तो स्ट्रेटेजिक रीजन होता है, ऐसे बयान नहीं आ जाता है, समझे, क्योंकि ग्रीनलैंड तो कब से है,
अब यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए कि ऐसा क्या बात है ग्रीनलैंड के अंदर। चलो स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो है, हम समझ गए। मैं जान के हैरान हो जाओगे बच्चे लोग, जो क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स, वही क्रिटिकल रॉ मिनरल्स सब, चाइना जानते हो नंबर 1 है इसमें। एक तो क्रिटिकल मिनरल्स में जो चाइना के पास खुद ही बहुत डिपॉजिट है। आज चाइना के पास जो डिपॉजिट नहीं है तो दूसरे कंट्री में वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उस सेंस से भी चाइना बहुत आगे है, समझ रहे हो ना। तो एक रिसेंट स्टडी से पता चला कि 34 क्रिटिकल रॉ मिनरल्स में 25 क्रिटिकल रॉ मिनरल्स जो कि बहुत उपयोगी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, बैटरीज के लिए, वो ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। सोचो ग्रीनलैंड कितना रिच हो गया अपने आप में कि 34 क्रिटिकल रॉ मिनरल्स में 24 वहाँ खुद पाया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा इलेक्ट्रिक व्हीकल सब के लिए, बैटरी सब के लिए। तो जाहिर सी बात है नज़र तो जाएगा ही ग्रीनलैंड पे, और कहीं ना कहीं यूएस का हिस्ट्री भी जुड़ा रहा है तुम्हारा ग्रीनलैंड से, समझे। और जिस हिसाब से बच्चे लोग ये मेल्ट हुए हैं, 28 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ग्रीनलैंड आइस शीट जो मेल्ट हुआ है, ये परफेक्ट है ऑयल, गैस और दूसरे क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए, ड्रिल करने के लिए। तो नेचुरली वो बन रहा है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो क्यों यूएसए जाने देगा अपने हाथ से इसको। एंड चाइना जानते हो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर है तुम्हारा क्रिटिकल मिनरल्स। और यदि ग्रीनलैंड मिल जाता है यूएस को तो अच्छा खासा यूएस कम्पीट कर सकता है चाइना को। तो जानते हो कि टेक्नोलॉजिकल वार तो हमने बहुत देखा ही है, उससे पहले भी हमने ट्रेड वार देखा ही है दोनों ब्लॉक के बीच में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर बात किया और ये भी बात करा कि यस, या तो सेम चीज़, या तो पैनामा कैनाल को हम खरीद लेंगे या एनेक्स कर लेंगे। पैनामा कैनाल को लेके भी बोला और कनाडा को भी बोला था, ऑफर दिया था कि तुम भी आ जाओ। तो इस तरह का कॉल करके कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, जो फंडामेंटल रूल है, उसको वायलेट कर रहा है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर कहता है कि हर कंट्री को अपना सॉवरेनिटी रक्षा करने का अधिकार है। हर कंट्री का ही जो सॉवरेनिटी है वो रिकॉग्निशन होना चाहिए, उसका रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी कंट्री आके धमका दे। तो यूनाइटेड नेशन चार्टर के अगेंस्ट है ये। और दूसरी बात है कि जहाँ तक सवाल है ग्रीनलैंड को लेके, तो भाई डेनमार्क तो नाटो का मेंबर है और नाटो का मेंबर तो यूएस भी है, तो कहीं ना कहीं अपने मेंबर के अगेंस्ट ही जा रहा है यूएस से। तो कहीं ना कहीं वो भी नाटो अग्रीमेंट के अगेंस्ट ही है। और दूसरी बात है कि आर्टिक वाटर ग्लोबल कॉमन है, जो कि तुम्हारा अनक्लॉज के अंदर आता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, तो वो भी आप ब्रेक कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल जो रूल्स और रेगुलेशंस है, जो कन्वेंशन है, उसको कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रेक किया है ये कमेंट करके, समझ गए ना। और यदि करता है हरकत तो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा कन्वेंशन सब। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा पैनामा का भी देखते हैं, तो पैनामा को लेकर क्या हिस्ट्री है। तो पैनामा बच्चे लोग देखो, यहाँ फिगर दिख रहा होगा तुमको। अब तुम देखो, पहले पैनामा जो कैनाल बना है वो आर्टिफिशियल कैनाल है, वो नेचुरल कैनाल नहीं है, बात समझे। और जानते हो कि पैनामा कैनाल यूएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी भी है, पहले भी रहा है, क्योंकि यूएसए नहीं बनाया है पैनामा कैनाल, आर्टिफिशियली बनाया है। किस लिए बनाया है? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स अपने ट्रेड के लिए जाना जाता है, सही बात है ना। अब यूएसए को यदि ट्रेड करना होता तो नीचे टिप, साउथ अमेरिकन कंटिनेंट का टिप होते हुए, मेडलन स्ट्रेट है कि नहीं है, और टिप होते हुए उसको जाना पड़ता उस तरफ। इसलिए रास्ता शॉर्टकट हो, रास्ता छोटा हो, इसलिए उसने पैनामा कैनाल बनाया है, खुद बनाया है, यूएसए का है। अभी भी 70%, 3/4 क्वार्टर नहीं, अभी भी लगभग 70 से लेकर 75% जो कार्गोज है वो यूएस का ही है। और उसके बाद अभी चाइना भी जा रहा है वहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हो कि पैनामा कैनाल एक मेजर वाटर वे है जो कनेक्ट करता है अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को। सही बात है ना, पिक्चर में पता चल रहा होगा तुम लोग को कि दोनों लार्जर बॉडीज को कनेक्ट करता है, लार्जर सी बॉडीज को। इट अलाउज द सी ट्रैवलर्स, बताओ नहीं तो यदि नहीं रहता बच्चे लोग तो 13,000 किलोमीटर तुम्हारा नीचे से ट्रैवल करके ऊपर जाना पड़ता, टिप ऑफ द साउथ अमेरिकन कंटिनेंट को करके मेडलन स्ट्रेट को करते हुए जाना पड़ता। तो कहीं ना कहीं कितना दूरी को कम कर दे रहा है ये पैनामा कैनाल। हाँ, ये जो 82 किलोमीटर का, 82 किलोमीटर का जो पैनामा कैनाल है, ये तुम्हारा मिडल ऑफ पैनामा में है, जान तो पैनामा सिटी भी है, वहाँ पे देख सकते हो। और कहीं ना कहीं ये क्या है, तुम्हारा स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक प्लेस, क्योंकि यहाँ किसी भी जगह से यदि ट्रेड हो रहा है तो वो जगह अपने आप में स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ गए ना। हाँ, आगे देखोगे बच्चे लोग, तो यूएसए बिल्कुल जैसे मैंने कहा है कि यूएसए क्या है कि सबसे बड़ा कस्टमर है, सबसे ज़्यादा ट्रेड जाता है उसका, लगभग 3/4 ऑफ कार्गो जो है यूएस का ही है।
हाँ, और सेकेंड में तुम्हारा क्या है, बिगेस्ट कस्टमर चाइना। चाइना तो हर जगह ही पहुंच जाता है, देख रहे हो ना। और देखो बच्चे लोग, ऐसा नहीं कि इसका हिस्ट्री नहीं है, यूएस का हिस्ट्री यहाँ पे भी, क्योंकि यूएस ने स्वयं बनाया है। हाँ, 20th सेंचुरी में यूएस ने यहाँ पे शुरू कर दिया काम, पूरा कैनाल जोन को अपने हाथ में रखा। और देखो 1904 में इसने कंस्ट्रक्ट किया है पैनामा कैनाल। तो जो सॉरी पैनामा जो कैनाल है वो नया चीज़ है। सुइस कैनाल देखो 1860 का है, जबकि पैनामा कैनाल अभी नज़दीक का चीज़ है, देखो 100 साल प्लस हुआ है। हाँ, उसने क्या किया, पहले ये पैनामा जो था कोलंबिया के अंदर आता था। कोलंबिया जो कंट्री है ना साइड में, वेनेजुएला के साइड में, तो पहले कोलंबिया के अंदर पैनामा आता था। तो यूएस ने क्या किया, उसको इंडिपेंडेंस किया, यही करता है, पहले उसको आज़ादी दिलवाया पैनामा को कोलंबिया से, और उसके बाद खुद वो कैनाल जब बनाया है। तो कैनाल तुम्हारा 1914 में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हुआ 1904 में, और 10 साल में कैनाल बन के तैयार हुआ। क्योंकि ये जो बनाना कैनाल अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गटून लोग देखो, अभी रिसेंट न्यूज़ में रहा था ना कि गटून लेक का, हाँ, सूखने के वजह से, ड्राई होने की वजह से जो वाटर चाहिए वो वाटर अवेलेबल नहीं, इसलिए बीच में बंद भी कर दिया गया था उसको, समझे। या फिर वहाँ से कार्गो जो है बहुत कम जा रहे थे पहले कंपेयर में, देखो यहाँ पे। तो यूएसए कंट्रोल ऑफ द कैनाल एंड एक्सक्लूजन ऑफ, बताओ उसके बाद क्या हुआ। तो यूएसए तो बनाया है, यूएसए ने इंडिपेंडेंट जो दिलवाया है पैनामा को, तो अपने लिए ना दिलवाया था। हाँ, जाहिर सी बात है, दोनों का लड़ाई हो जाएगा वहाँ पे। देखो लोकल्स और यूएस विजिटर लड़ाई कर दिए वहाँ पे, ठीक है। उसके वजह से देखो अथॉरिटी ने क्या किया, वो बहुत बड़ा वॉल बनाया पैनामा सिटी में, ठीक है, 1950s की बात है। उसके बाद देखो एक इतना बड़ा मेजर प्रोटेस्ट हो गया था जिसमें 28 वहाँ के लोग मारे गए थे। तो हुआ है, वहाँ पे भी गड़बड़ी हुआ है। उसके बाद देखो कि 1977 में उस समय के जो प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर, जिनका देहांत अभी रिसेंट टाइम में हुआ है, ठीक है। तो पैनामानियन लीडर्स ने ट्रीटी साइन किया, और उसमें जिमी कार्टर ने कहा था कि ठीक है यूएस से निकल जाएगा, बट फेज वाइज मैनर में। जैसे अफगानिस्तान से भी तो फेज वाइज मैनर में निकला है, तो फेज वाइज मैनर में निकल जाएंगे, ठीक है। तो यही हुआ देखो 1989 के बाद देखो लगभग, हाँ। तो उसके बाद फिर मिलिट्री लीडर का मैनुअल नोरेगा का ओवरथ्रो हुआ, वहाँ पे मिलिट्री रूलर था, समझे ना, उसका ओवरथ्रो हुआ, और फाइनली पैनामा को वो कैनाल तुम्हारा 1999 में मिल गया। तो अब पनामा ही पूरा कंट्रोल करता है, पनामा जो कंट्री है वही कंट्रोल करता है पैनामा कैनाल को भी। और उसके लिए पैनामा ने क्या किया, एक डेडिकेटेड एजेंसी बनाया, और अभी तक 25 साल वही रूल कर रहा है, पैनामा कैनाल को पूरा वही देख रहा है। तो यूएस को ये बात खटकता है कि ये तो मेरा ही रहा है, और सब ज़रा तो कस्टमर हम ही हैं इसके, तो खटकता है ये बात। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने डिमांड किया कि हम पैनामा हमको वापस दो, ठीक है, हमको वापस दो ये। एंड शिप्स यूजिंग द कैनाल मस्ट पे, क्योंकि होता क्या है कि अभी जो भी शिप है ना जो जाता है वहाँ से, तो जो भी एजेंसी जो मेंटेन कर रहा है वो अच्छा खासा पैसा फीस उठाता है, और यूएस से बोल रहा है कि फीस कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा उठाते हो, ये बर्दाश्त से ऊपर है, हम ये कैनाल को वापस ले लेंगे अपने कंट्री में। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का न्यूज़ पैनामा कैनाल से संबंधित था। समझ गए ना, डेट्स इट, कंप्लीटेड।